So friends, now moving on to the next topic, which is regions and empires. So friends, अगर अभी तक का आपने हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स को अच्छे से देखा है तो आपको पता होगा कि हम पार्ट 5 कर रहे हैं ऑफ ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर देखा जिसमें हमने आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था। सेकंड में हमने न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ा, कौन कौन से नए और ओल्ड टर्मिनोलॉजीज आए इस एरा में, इस टाइम पीरियड में। नेक्स्ट हमने इसमें हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस के बारे में पढ़ा। फिर हमने न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स के बारे में पढ़ा जिसमें हमने 2 प्राइम ग्रुप्स देखे, पॉलिटिकल सोशल ग्रुप्स देखे जिसका नाम था राजपूत एंड अदर जातीज इन द सेंस ऑफ लाइक सिख, मराठास, जाट, अहोम्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो हमने देखा कि अलग अलग प्रकार के सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप हमारी सोसाइटी में इमर्ज हुए क्योंकि जो फॉरेस्ट का मतलब जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा था उसके अंदर से फॉरेस्ट इनहेबिटेंट्स मींस उसके अंदर में फॉरेस्ट में रहने वाले लोग, आदिवासी लोग बाहर आए और उन्होंने अलग अलग प्रकार के कम्युनिटी फॉर्म करने शुरू कर दिए। सो ये जो कम्युनिटी फॉर्म करे ये उन्होंने अपने बेसिस पर करे कि उनके जैसे जो लोग सफर कर रहे हैं सोसाइटी को मतलब रेबल कर रहे हैं उससे अलग, मतलब सोसाइटी का अत्याचार झेल रहे हैं, उन लोगों ने अलग एक अपना सोशल पॉलिटिकल ग्रुप बनाया। सो अभी तक का हमने फर्स्ट पार्ट देखा है, सेकंड पार्ट देखा है, थर्ड पार्ट देखा है, फोर्थ पार्ट देखा है। फोर्थ पार्ट में ये दोनों इंक्लूडेड थे। अब हमने फिफ्थ पार्ट देखने जा रहे हैं जो है रीजन्स एंड एम्पायर्स। उसके बाद हम ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स के ऊपर भी फोकस करेंगे। So now friends, without wasting your any time, let's move on to the topic of regions and empires. So region and empire, इससे हमें सिंपली ये समझ आना चाहिए कि इस प्रकार में जैसे हम देख रहे हैं टाइम पीरियड में अलग अलग प्रकार के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आ रहे हैं, अलग अलग प्रकार के फूड बेवरेजेस आ रहे हैं, अलग अलग प्रकार के लोगों की थिंकिंग आ रही है, सोशल ग्रुप्स आ रहे हैं। सो वैसे ही क्या होता है इस टाइम पीरियड में, इस रीजन में, इस जगह मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या हुआ, अलग अलग प्रकार के एम्पायर्स भी इमर्ज हुए। एम्पायर का मीन ये होता है कि एक ऐसा किंगडम, एक राज्य का मतलब एक राज्य, एक ऐसा स्टेट आप कह सकते हो, एक ऐसा प्लेस मतलब जो एक पर्टिकुलर टाइप के किंग से रूल किया जाता हो। सो लार्ज स्टेट्स लाइक द चोलास, तुगलक्स, मुगल्स एनकम्पास्ड मेनी ईयर्स एंड रीजन। ठीक है, इसका मीनिंग ये है कि अलग अलग प्रकार के जैसे हमारे इस सोसाइटी में, हमारे इस सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग प्रकार के बड़े बड़े किंगडम्स और किंग्स आए। सो क्या हुआ, ये जो किंगडम और किंग्स थे ये आगे चल के एम्पायर्स के नाम से जाने गए। क्यों? क्योंकि जैसे अलग अलग प्रकार के किंगडम्स थे जैसे चोला किंगडम, तुगलक, मुगल। सो ये क्या थे, बहुत बड़े थे, दे वर वेरी ह्यूज। सो इनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा था और यहाँ मतलब जितना इन्होंने रूल करा मीन्स इनका जो रूल का ड्यूरेशन था ये बहुत ज्यादा था। मीन्स आप ये अनुमान लगा सकते हो कि 2-3 सेंचुरीज तक का इन्होंने रूल किया सबने। ठीक है, सो तुगलक तो दिल्ली सल्तनत के अंदर आते हैं। ठीक है, सो तुगलक्स ने भी रूल किया था दिल्ली सल्तनत ने। ठीक है, सो चोलास, तुगलक्स, मुगल्स। ठीक है, और ऐसी प्रकार के अलग अलग प्रकार के वो आए, क्या कहते हैं आप कह सकते हो एम्पायर्स आए। ये किंगडम्स एम्पायर्स में इसलिए बदले क्योंकि एम्पायर्स बहुत बड़े होते हैं, किंगडम्स बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। एम्पायर्स को रूल करने वाला एम्परर होता है। ठीक है, सो ये एम्पायर बहुत ज्यादा बड़े थे और इनका जो टाइम पीरियड था, रूल का जो टाइम पीरियड था ये बहुत ज्यादा था। सो असंस्कृत प्रशस्ति प्रेजिंग द दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन बलबन। अब देखो मैंने आपको बताया कि अलग अलग प्रकार के एम्पायर्स आए इस टाइम पर, जैसे चोला, तुगलक, मुगल्स और अलग अलग प्रकार के और एम्पायर्स आए हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। सो इनका बहुत ज्यादा टाइम फ्रेम था और इनका जो एरिया था ये बहुत ज्यादा था। सो वैसे ही ये जो किंग्स थे, ये जो एम्परर्स थे जो एम्पायर को होल्ड करते थे, सो ये जो एम्पायर को होल्ड करने वाले जो किंग्स थे ये अपने बारे में बहुत अच्छा खासा मतलब सुनाने के लिए कहते थे। मीन्स इनके पास भी अपनी एक फौज थी, मीन्स ग्रुप था एक उनके पास ब्राह्मण्स का, और जो ब्राह्मण्स का ग्रुप था ये उनके बारे में संस्कृत में लिखता था और प्राकृतिक लैंग्वेज में प्रशस्तिज बनवाता था। ठीक है, आप ये समझो कि एक मतलब एक किंग है। ठीक है, सो उस किंग के पास बहुत सारे उसके अंदर डिवीजन में ब्राह्मण्स है, उनकी ग्रुप है उनका ब्राह्मण्स का। ठीक है, सो एक ब्राह्मण्स का ग्रुप है उसके पास, किंग के पास। सो जो किंग है वो ब्राह्मण से ये कहेगा कि वो उनके बारे में संस्कृत और प्राकृत लैंग्वेज उस टाइम पे यूज होती थी। सो संस्कृत और प्राकृत लैंग्वेज में प्रशस्तिज बनवाए। ठीक है, सो ऐसा ही एक किंग था जो अपने ब्राह्मण्स को कहता था, ब्राह्मण्स मीन्स इन द सेंस ऑफ देयर स्कॉलर्स, मीन्स जो उनके स्कॉलर्स थे, जो उनके
उनके मतलब आर्मी में थे, उनकी टीम में थे, उनको ये कहता था कि अपने बारे में एक ऐसी बुक लिखो जो मतलब फलाना फलाना बहुत ज्यादा कहता हो, ठीक है। मीन्स उसने एक काम किया नहीं, वो 100 बातें कहता है अपने बारे में, ठीक है। सो ऐसा एक सुल्तान था गियासुद्दीन बलबान। और गियासुद्दीन बलबान एक सुल्तान थे हु रूल्ड अराउंड 1266 टू 1287 सेंचुरी सीई। सो उनका जो एम्पायर था वो बहुत बड़ा था, तभी वो एम्परर कहलाते थे। और सुल्तान यहाँ किस लिए यूज हुआ? सुल्तान एक टर्म होता है मुस्लिम रूलर्स के बारे में। गियासुद्दीन बलबान मुस्लिम थे, तो उनके लिए सुल्तान यूज किया जाता था, ठीक है। सो उन्होंने रूल किया 1266 से लेकर 1287 तक का। और जो एम्पायर था उनका वो बहुत ज्यादा लार्ज था, ठीक है, लाइक चोलास, तुगलक, मुगल्स। सो उनका जो एम्पायर था वो बंगाल से लेकर कहाँ तक का था? गजनी इन अफगानिस्तान। सो आप भारत को ऐसा समझ सकते हो, यहाँ पर पाकिस्तान, ऊपर से अफगानिस्तान, ठीक है। सो यहाँ पर अफगानिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है, मतलब पहले एक जगह थी जिसका नाम था गजनी। सो यहाँ पर गजनविद एम्पायर था किसका? गियासुद्दीन बलबान का। सो यहाँ पर क्या था? अफगानिस्तान में एक जगह थी पहले जिसका नाम था गौदा। सो गौदा अफगानिस्तान में एक जगह थी। तो आप दोबारा से ऐसे ले सकते हो, लाइक ये इंडिया है, यहाँ से सिंध रिवर जाती है, यहाँ पाकिस्तान है, ठीक है। और आप यहाँ से अफगानिस्तान समझ सकते हो। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो आप ये समझ आओ कि यहाँ पर जैसे अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान में पहले एक गौदा नाम की जगह हुई करती थी अफगानिस्तान में, जहाँ पर गियासुद्दीन बलबान रूल करते थे। और यहाँ पर जैसे आप गैंजेटिक वैली देते हो तो यहाँ पर नीचे वेस्ट बंगाल आता है। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक का उनका बहुत ज्यादा एरिया उन्होंने कवर किया था। सो ये बहुत ज्यादा स्ट्रेच किया था उन्होंने अपना एरिया, और इसीलिए वो एम्परर कहलाते थे, और सुल्तान उनकी मुस्लिम लैंग्वेज में उन्हें बोला जाता था। सो अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि गियासुद्दीन बलबान कौन थे। गियासुद्दीन बलबान एक सुल्तान थे हु रूल्ड अराउंड 1266 टू 1287 सेंचुरी सीई, ठीक है। सो उन्होंने बंगाल से लेकर गजना गजनी को पहले कहा जाता था, ठीक है, लैंग्वेज में वहाँ। सो इन अफगानिस्तान इन वेस्ट एंड इंक्लूडेड ऑल द साउथ इंडिया द्रविडिया, ठीक है। तो उस टाइम पर जो गजनी है उसे गजना कहा जाता था, और जो साउथ है, साउथ इंडिया, उसे द्रविडिया कहा जाता था। मैंने आपको बताया था कि जो इंडिया है, जैसे इंडिया है तो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, नीचे भी है इंडिया, है ना। सो यहाँ का क्या हो गया? साउथ पार्ट। यहाँ का क्या हो गया? नॉर्थ पार्ट। नॉर्थ को क्या कहा जाता है? नॉर्थ को उत्तर पद कहा जाता है, दक्षिण को पहले दक्षिण पद कहा जाता था। और यहाँ पे जो लोग दक्षिण पद में जो लोग रहा करते थे उनको क्या कहा जाता था? उन्हें द्रविडियन कहा जाता था। ये लोग द्रविडियन, ये लोग आर्य, ठीक है। नॉर्थ में आर्यस और साउथ में द्रविडियंस। तो जो साउथ में जो लोग रहा करते थे वो द्रविडियंस थे, और जो उनका एरिया था वो क्या था? द्रविडिया उस टाइम पर। सो अब बात आती है यहाँ प्रशस्ति क्या होती है। मैंने आपको बताया गियासुद्दीन बलबान एक सुल्तान थे जिन्होंने इतने टाइम पीरियड में रूल किया था। ये आपका आ सकता है एग्जाम में कि कितने टाइम पीरियड उनका था, 1266 टू 1287 सेंचुरी सीई, ठीक है। सो उन्होंने कहाँ से रूल किया था? बंगाल से लेकर, बंगाल में गौद एक जगह है, वहां से लेकर गजना अफगानिस्तान तक का रूल किया था, ठीक है। सो वेस्ट से लेकर ईस्ट तक का, और ईस्ट से लेकर साउथ इंडिया तक का उनका बहुत बड़ा किंगडम था। किंगडम नहीं, एम्पायर था, ठीक है। किंगडम स्मॉल साइज के होते हैं, एम्पायर लार्ज एक्सटेंशन के होते हैं। सो उन्होंने एक प्रशस्ति लिखवाई थी उनके बारे में अच्छा भला कहने के लिए, ठीक है। सो प्रशस्ति, अब प्रशस्ति क्या होती है? प्रशस्ति एक ऐसी स्क्रिप्ट होती है, एक ऐसा कॉम्पोजिशन होता है, एक ऐसा कथन होता है एक किंग के बारे में, मीन्स उसके बारे में एक कुछ ऐसी बातें होती हैं जो उसके बारे में कुछ अच्छा बताती हैं, ठीक है। और ये जो प्रशस्ति होती थी ये बेसिकली ब्राह्मण्स के द्वारा उस टाइम पर लिखी जाती थी। सो इन विच ब्राह्मण रोट वेल सेड अबाउट द किंग्स। और ब्राह्मण्स के बारे में ब्राह्मण्स के द्वारा लिखी जाती थी, जिसमें वो मतलब जो किंग है उनका, जो ओवरलॉर्ड है, जो सुल्तान है, वो उसके बारे में अच्छा भला कहें, ठीक है। सो दे रोट वेल सेड अबाउट द किंग्स। इन रिटर्न ब्राह्मण्स गॉट गिफ्ट फ्रॉम द किंग। सो जो किंग के बारे में प्रशस्ति लिखता था, जो ब्राह्मण या कोई भी पर्सन किंग के बारे में प्रशस्ति लिखता था, उसके बारे में अच्छी वाली बातें लिखता था, सो किंग को जो मक्खन लगाएगा उसे तो कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा। सो उन्हें इन रिटर्न में क्या मिलते थे? गिफ्ट मिलते थे किंग से, किन्हें? ब्राह्मण्स को, और वो लोग जो प्रशस्ति लिखा करते थे उस टाइम पर। पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स लाइक गौद, आंध्र, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड गुजरात apparently fled before his armies. Historians, however, consider these as exaggerated claims of conquest. ठीक है।
सो देखो अब क्या था, ये जो गयाजुद्दीन बलबन था, इसने बताया कि मैंने बंगाल से लेकर गजनी तक का रूल किया है, बट उसने ये भी बताया कि मैंने साउथ इंडिया को भी रूल किया है, द्रविड़िया। बट उसने एक्चुअली में इतना रूल नहीं किया था, ठीक है। सो उसने इतना रूल नहीं किया था। वो बता रहा है कि मैंने गोद, आंध्र, केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात तक का रूल किया, बट उसकी जो आर्मीज थी वहां तक पहुंची ही नहीं थी। उसकी प्रशस्ति में उसे इतना ज्यादा बड़ा चढ़ा के बताया गया था कि उसने इतना बड़ा रूल कर लिया था, बट उसने किया नहीं था, और यही कहलाता था उस टाइम पे एग्जैगरेटेड क्लेम्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट। बेसिकली क्या थे जो किंग्स थे उस टाइम पर, उनका बहुत ज्यादा ऐसा रहता था कि वो अपने बारे में बहुत बड़ा चढ़ा के बताएं, ठीक है। सो वैसे ही गयाजुद्दीन बलबन थे, उन्होंने बताया कि मैंने गजनी से लेकर यहाँ से वहां तक का अपना एम्पायर स्प्रेड किया, मींस ईस्ट, वेस्ट, साउथ तक का उन्होंने अपना एम्पायर बहुत बड़ा स्ट्रेच किया। सो बट ये रियलिटी नहीं थी, और जब किंग्स ऐसा बोलते हैं कि मैंने इतना बड़ा कर दिया और पर उन्होंने रियलिटी में किया ही नहीं होता, तो यही कहलाता है एग्जैगरेटेड क्लेम्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट। मींस उन्होंने एक्स्ट्रा बताया था, एग्जैगरेटेड से आप एक्स्ट्रा निकालो, क्लेम्स मींस दावे, ऑफ कॉन्क्वेस्ट, कॉन्क्वेस्ट मींस उनकी जीती हुई, मतलब जो बताते हैं कि हमने ऐसा करा वो चीज, ठीक है। सो जो उस टाइम के किंग्स थे उनके पास मतलब यही रहता था अधिकतर मोस्ट ऑफ द किंग्स के टाइम पर, कि वो एग्जैगरेटेड क्लेम्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट ले लेते थे। मींस वो अपने बारे में बहुत बड़ा चढ़ा के किसमें बताते थे, प्रशस्तीज में। और प्रशस्तीज एक ऐसी चीज होती है जो मतलब कभी कभी रियलिटी में ट्रू नहीं होती, मींस कभी कभी तो सही होती है, बट मोस्टली क्या होती है उसमें जो बातें बोली हुई होती है, एक्स्ट्रा बातें बोली हुई होती हैं, वो एग्जैगरेटेड क्लेम्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट बनती हैं। और क्या होता है वो मतलब रॉन्ग होती है एक तरीके से। ओके, सो बाय 700 century many regions already possessed distinct geographical dimensions and their own language and culture characteristics and were also associated with specific ruling dynasties। अब क्या हुआ, 700 सेंचुरी तक का क्या हुआ, हमारे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसमें अलग अलग प्रकार की जाति एमर्ज हुई, अलग अलग प्रकार के लोग और रीजन एमर्ज हुए हमारी सोसाइटी में। सो क्या हुआ, ये जो लोग एमर्ज हुए थे हमारी सोसाइटी में, ये क्या हुआ था, इनकी अलग अलग प्रकार की ज्योग्राफी थी, उनकी डायमेंशंस अलग अलग थी, और उनकी लैंग्वेज, कल्चर, कैरेक्टरिस्टिक्स सब अलग था। मीन्स वो लोग बहुत ज्यादा डाइवर्स थे हमसे। सो डाइवर्सिटी के कारण क्या हुआ, उन्होंने अपनी एक अलग की डायनेस्टी बना ली। मीन्स जो एरिया में वो पहले रहा करते थे, सपोज अगर ये एरिया था उनका, ठीक है, ये जंगल थे, तो इस जंगल में अगर वो रहा करते थे, सो उसमें उस जंगल की जब डिफोरेस्टेशन हुई, तो उस डिफोरेस्टेशन के कारण क्या हुआ, वो जो डिफोरेस्टेशन थी उसमें इन्होंने क्या करा, ये प्रोमिनेंट अपने को ही मतलब ज्यादा मानना समझ गए। मीन्स जैसे ही इन्हें बाहर निकाला गया, तो ये जो बहुत सारे लोग थे ये वापस यहाँ पर गए। जब वापस गए तो इन्होंने अपनी सी एक डायनेस्टी बना ली। डायनेस्टी क्या होती है, डायनेस्टी मीन्स एक मतलब जो उनकी कम्युनिटी थी, जो लोग वहां से निकले हुए थे, जो फॉरेस्ट डवेलर्स थे, उनको क्या हुआ, उन्होंने वोटिंग करी कि कौन बनेगा यहाँ का, मीन्स करोड़पति नहीं, कौन बनेगा करोड़पति नहीं, बट कौन बनेगा यहाँ का हेड, मीन्स जो एरिया है उसे गवर्न कौन करेगा। सो इसके लिए उन्होंने खुद में ही वोटिंग करी, और वोटिंग के दौरान जो निकला उसे क्या बनाया गया था, यहाँ का रूलर बनाया गया था, किंग बनाया गया था। So by 700, many religions also possessed distinct geographical dimensions and their own language and cultural characteristics, and they were also associated with specific ruling dynasties. So उन्हें ऐसे भी एसोसिएट किया जाता था, मीन्स जैसे कि अगर एक फॉरेस्ट है, वहां से फॉरेस्ट ड्वेलर्स निकले हैं, तो एक और फॉरेस्ट है, वहां से भी फॉरेस्ट ड्वेलर्स निकले हैं, बट इसमें से जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स निकले हैं, यहाँ पे जो आदिवासी निकले हैं, ये मतलब पहले एडवांस बन गए। सो इनकी एक अलग से डायनेस्टी बन गई। डायनेस्टी का मीनिंग क्या होता है, एक ऐसा रूल जहां पर फादर के बाद उसका सन, उसके सन के बाद उसका सन, उसके सन के बाद उसका सन, ऐसा रूल रहता है, ठीक है। मतलब पिता के बाद उसका बेटा, उसके बेटा, उसका बेटा, ऐसा रूल रहता है। सो ऐसे उनकी एक डायनेस्टी बन गई फॉरेस्ट ड्वेलर्स की, क्योंकि वो सब सेम थे, उनकी लैंग्वेज सेम थी और हमसे बहुत ज्यादा डिफरेंट थी। सो उन्होंने अपनी डायनेस्टी बनाई। डायनेस्टी बनाने के बाद क्या हुआ, एक और फॉरेस्ट था, और अब उसके अंदर से जो आदिवासी निकले गए, उन्होंने भी अपनी एक डायनेस्टी बनाई। और हाउएवर जो हमारी सोसाइटी थी वो इन दोनों को एक दूसरे से को रिलेट करती थी, मीन्स इन दोनों को सेम समझती थी। देवर कंसिडरेबल कॉन्फ्लिक्ट अरोज बिटवीन दी स्टेट्स। और जैसे ही हमारी सोसाइटी इन दोनों स्टेट्स को, दो स्टेट्स थी उस टाइम पर,
उनको अगर एक दूसरा समझती थी तो क्या होता था, इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हो जाती थी, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते थे, क्योंकि इनकी अलग अलग प्रकार की मान्यताएं थी उस टाइम पर। ओकेजनली डायनेस्टीज लाइक चोलास, खिलजीज, तुगलक, मुगल्स बिल्ट एन एम्पायर दैट वाज पैन रीजनल स्पैनिंग डिफरेंट रिलीजन्स। सो इसमें क्या हुआ, जैसे ये बहुत ज्यादा डायनेस्टी बनाई उन्होंने, सो इस डायनेस्टी के बनने के बाद क्या हुआ, कुछ लोगों की जो मान्यताएं थी वो अलग थी और कुछ लोगों की अलग थी। सो इससे क्या हुआ, इसमें सोशल डिफरेंसेस क्रिएट हो गए। सोशल डिफरेंसेस के क्रिएट होने के बाद इनमें लड़ाई झगड़ा और दरार बननी मतलब शुरू हो गई एक तरीके से। सो जब इनमें इतनी डाइवर्सिटी हो गई, सो इसमें क्या हुआ, इन्होंने अलग अलग मतलब अपनी अलग अलग डायनेस्टी इन्होंने कर ली, सेपरेट हो गई एक दूसरे से, ठीक है। सो कंसिडरेबल कॉन्फ्लिक्ट अरोज बिटवीन दी स्टेट, और ऐसे ही कॉन्फ्लिक्ट्स बन गए इन स्टेट्स में। Occasionally, dynasties like Cholas, Khiljis, Tughlaq, Mughals built an empire that was pan-regional, spanning different regions. So क्या हुआ, वैसे ही ये जो हैं हमारे चोलास, मुगल्स, खिलजी, तुगलक, ये जो जितने भी एम्पायर्स थे, इन्होंने क्या करा, इनका बहुत वास्ट एरिया था, मीन्स प्रशस्ति नहीं, बट इनका रियली वास्ट एरिया था, बहुत ज्यादा वास्ट एरिया था। सो इनका जब इतना वास्ट एरिया था, सो इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक एम्पायर क्रिएट करा, बहुत लार्ज ह्यूज एम्पायर क्रिएट करा, ठीक है। और ये जो एम्पायर था, ये पैन रीजनल एम्पायर कहलाया गया। पैन रीजनल एम्पायर मीन्स एक ऐसा एम्पायर जो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन में रहता हो, हमारी वीडियो की तरह लॉन्ग ड्यूरेशन में रहता हो, ठीक है। आप ये समझ सकते हो कि ये जो डायनेस्टी थी, चोलास, खिलजीज, तुगलक, मुगल्स, की एक ऐसा एम्पायर बनाया है जो एक पैन रीजनल एम्पायर था, जो बहुत ज्यादा टाइम तक का रहा। नॉट ऑल दीज एम्पायर्स वर इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल। अब यहाँ पर मेन इनका मतलब इक्वल पॉइंट आता है, एक सिमिलैरिटी आती है कि ये सब सक्सेसफुल नहीं थे बहुत टाइम तक का, ठीक है। मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो चुका था 18th सेंचुरी में। हम मुगल एम्पायर के ऊपर पढ़ेंगे, 4th चैप्टर है हमारा, उसमें हम देखेंगे कि जो मुगल एम्पायर है वो 18th सेंचुरी में डिक्लाइन हो चुका था। और जब वो मुगल एम्पायर बहुत बड़ा था, ठीक है, आप उसका मैप देख सकते हो। मुगल एम्पायर जब डिक्लाइन होना शुरू हो गया था, तो उससे क्या हुआ, उसमें वो मुगल एम्पायर जो था वो अलग अलग प्रकार की स्टेट्स में, अलग अलग प्रकार के रीजन में बट गया था। तो ये जो रीजन बटे हुए थे, इन्होंने अपनी अलग अलग डायनेस्टी शुरू कर ली, ठीक है। सो अलग अलग स्टेट्स फॉर्म हो गई। सो हाउएवर years of imperial pan regional rule alternated the character of regions. सो जैसे ही कोई भी पैन रीजनल एम्पायर डिक्लाइन होता था, वो मतलब खत्म हो जाता था पैन रीजनल एम्पायर, तो उसमें क्या होता था, इंपीरियल पैन रीजनल रूल शुरू हो जाता था। एक तो हो गया सुपीरियर पैन रीजनल रूल, मीन्स मुगल्स की स्टार्टिंग में वो बहुत बड़ा एम्पायर बना था, ठीक है। बट जब मुगल डिक्लाइन हुए, जब उनका खात्मा होना शुरू हो गया, तो क्या हो गया, इंपीरियल पैन रीजनल रूल शुरू हो गया। अक्रॉस मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट रीजन्स वर लेफ्ट विद लेगेसी ऑफ big and small states that had ruled over them was apparent in emergencies of many districts and shared traditions in realms of governance, the management of economy, elite culture and language. अब आप इसे ऐसा समझो जैसे सब कॉन्टिनेंट है, ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है हमारा, उसमें क्या हुआ था, अलग अलग प्रकार का जो मतलब बड़े बड़े पैन रीजनल एम्पायर थे, जब वो टूटने शुरू हो गए, एक दूसरे में डिफरेंसेस आने लग गए उनकी स्टेट्स में, जब वो टूटने शुरू हो गए, तो उसमें क्या हुआ, लड़ाई झगड़े क्रिएट हो गए, ठीक है। तो उसमें लड़ाई झगड़े किन किन चीजों से हुए, डिफरेंसेस के कारण, ठीक है, अलग अलग प्रकार के डिफरेंसेस हुए उन दोनों में क्रिएट। सो कैसे कैसे डिफरेंसेस हुए, उनकी गवर्नेंस बदल गई, ठीक है। मुगल एम्पायर जब ब्रेक डाउन हुआ तो उनकी गवर्नेंस बदल गई थी। मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी मीन्स जैसे ये बहुत बड़ा मुगल एम्पायर है, तो जब मुगल एम्पायर ब्रेक डाउन हुआ, तो जो पार्ट्स में ब्रेक डाउन हुआ, उसमें अलग अलग प्रकार की गवर्नेंस थी। यहाँ वोटिंग होती है, बट यहाँ राजा हो गया। सो ऐसे ही प्रकार के इसमें मतलब डिफरेंसेस क्रिएट हुआ है हमारी सोसाइटी में अराउंड दिस ईयर। सो द कैरेक्टर ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स डिड नॉट ग्रो इन आइसोलेशन। सो इसमें कंक्लूजन ये आता है हमारा कि ये जो सारे के सारे पैन रीजनल एम्पायर्स हैं, ये आइसोलेशन में ग्रो नहीं हुए। मीन्स आइसोलेशन मीन्स कोविड-19 में बहुत ज़्यादा मतलब हेल्पफुल रहा ये वर्ड आपको, आइसोलेशन, जिसका मीनिंग था अकेलेपन में ग्रो नहीं हुए। मीन्स ये पूरी सोसाइटी के साथ मर्ज हुए, उनकी मान्यता एक दूसरे से मिली, ठीक है, कहीं यहाँ ही आई कहीं वहां गई। सो आइसोलेशन में अकेलेपन में ग्रो नहीं हुए, इनके साथ बहुत सारी डाइवर्सिटी भी ग्रो हुई। These religions felt the impact of large pan-regional forces of integration without ever quite losing their distinctness, ठीक है। सो ये जो रीजन्स थे, ये दे फेल्ट द इम्पैक्ट ऑफ लार्ज पैन रीजनल फोर्सेस ऑफ इंटीग्रेशन,
ठीक है। सो मतलब आप इसे ऐसा समझ सकते हो कि जैसे जो लार्ज पैन रीजनल एम्पायर्स थे, उनमें क्या हुआ, जब पैन रीजनल एम्पायर की अलग अलग मान्यताएं थी, जब वो टूटने लग गए तो उससे क्या हुआ, अलग अलग स्टेट की अलग अलग उसमें मान्यताएं बनने लग गई। सो नाउ आई होप कि आपको ये चैप्टर पूरा का पूरा क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और नेक्स्ट हम सेशन में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें ओल्ड एंड न्यू रिलीजन हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनने वाला है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर हमारा आपको मिल जाएगा, जिसमें हमने देखा था न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वंडरफुल डे।